हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड क्लासेस की जो एग्जाम है वो बहुत नज़दीक है। लगभग कुछ एग्जाम हो चुके हैं। आपका बायो का एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक है, सीबीएसई और एसबीएसई और अदर बोर्ड। उसी की के रिगार्ड्स में हम आपको वन शॉट करवा रहे हैं। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट करना, वन शॉट जरूर देख लें रिवीजन के लिए। और क्वेश्चंस अगर आपने कंप्लीट करने हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, उसके लिए आप हमारी एक अलग सीरीज है जिसमें 10 हमने मॉडल पेपर करा रखे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वहीं से आने वाले हैं, तो वो भी आप एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लें। लास्ट वीडियो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की स्टार्ट की थी, जिसमें हम पढ़ चुके हैं डिजीज को। आज उससे आगे हमने पढ़ना है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती क्या है, कितने टाइप की होती है और कैसे ये काम करती है, वो सारी चीज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। और इम्यूनिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, साथ में लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा ड्रग्स के रिगार्डिंग। ड्रग्स अब्यूज क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, कैसे प्रिवेंशन होता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करें टाइप से पहले हमें ये पता होना चाहिए इम्यूनिटी है क्या, किसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बेटा हमारी बॉडी के वो फैक्टर हैं, वो बैरियर्स हैं जो हमें पैथोजन से बचाते हैं, डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो उनको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। मेन जो है ना, दो टाइप की इम्यूनिटी हम पढ़ते हैं इसके अंदर। फर्स्ट है हमारा इनेट इनेट इम्यूनिटी, और एक होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो दो तरह की मेन जो है इम्यूनिटी हम स्टडी करते हैं, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी जो होती है हमारी, वो बर्थ से मिलती है, जन्म से। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ना, ये आफ्टर बर्थ हमने एक्वायर, इसके नाम से पता चल रहा है ये एक्वायर करनी पड़ती है। ये क्या है, आफ्टर बर्थ मिलती है बेटा, ये आफ्टर बर्थ। इनेट इम्यूनिटी के अंदर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है हमारी। नॉन स्पेसिफिक। वहीं पर अगर हम देखें एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये हमारी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक क्या होती है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है, इनेट इम्यूनिटी हर तरह के पैथोजन के लिए एक ही तरीके से रिएक्ट करेगी। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, इसके एग्जांपल में हमारी स्किन है, इसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ेंगे दोनों को। तो एग्जांपल के लिए हमारी स्किन है, स्किन एक बैरियर का काम करती है, एक फिजिकल बैरियर है। तो फिजिकल बैरियर ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बाहर से जो पैथोजन है या फिर हार्मफुल केमिकल्स हैं, सब्सटेंस हैं, उनको एंटर नहीं होने देती। तो ये एक इम्यूनिटी का पार्ट है। कौन सी इम्यूनिटी का, इनेट इम्यूनिटी का। तो ये एक बैरियर है। तो ये हर प्रकार के जो पैथोजन है ना, सभी के लिए सेम रिएक्ट करती है, उसी को बोलते हैं हम नॉन स्पेसिफिक। तो ये सेम रिएक्शन होता है हर तरह के पैथोजन के लिए, हर केमिकल सब्सटेंस के लिए एक ही तरह का रिएक्शन करेगी, उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। सभी चीजों के लिए एक ही जैसा एग्रीगेट रिएक्शन जो करना है। और स्पेसिफिक में क्या है, ये सभी के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। जैसे मलेरिया के जो पैथोजन है उनके लिए हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, वही डेंगू के लिए अलग तरीके से, एचआईवी के लिए अलग तरीके से। तो हर तरह की जो डिजीज है ना, हर तरह के पैथोजन के लिए अलग तरीके से रिएक्ट करती है ये। तो ये सभी चीजों के लिए स्पेसिफिक है इम्यूनिटी ये। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारी टी और बी लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट्स, इनको हम स्टडी करेंगे। तो ये दो तरह की हमारी इम्यूनिटी है। स्टार्ट करें अगर हम, हमारी पहली जो इम्यूनिटी है इनेट इम्यूनिटी, ये कौन सी है। इनेट इम्यूनिटी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रेजेंस फ्रॉम बर्थ। इट इंक्लूड्स फोर टाइप्स। अगर हम बात करें बेटा, ये कौन सा डिफेंस हमारा, ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, फर्स्ट लाइन डिफेंस है। यानी कि अगर हम देखें, जैसे राजा का कोई महल है, उसको प्रोटेक्शन देना है, तो राजा के पास कुछ जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी में हम पढ़ेंगे, राजा के पास कुछ उसके प्रहरी खड़े होते हैं ना, बॉडी गार्ड जिसको बोलते हैं। लेकिन उसके महल के बाहर भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड होती है।
तो फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी हो, फर्स्ट लाइन डिफेंस है। सबसे पहला जो डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी में किसी भी चीज के लिए है ना, वही क्या है, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। जैसे सबसे पहले हमें प्रोटेक्शन हमारी स्किन ही देती है। अगर स्किन के अंदर से फिर भी कोई चीज, अगर कोई कट लग गया, चोट लगी, तो बोलते हैं इन्फेक्शन हो सकता है। अब इन्फेक्शन वैसे स्किन पर नहीं होगा, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया है, कोई भी पैथोजन है, वो स्किन पर ही रह जाएगा, ट्रैप होकर अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अगर कहीं से कनेक्शन हो गया ना, बॉडी का ब्लड के साथ कॉन्टेक्ट हो गया एनवायरमेंट का, तो पैथोजन एंटर कर जाएंगे। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ना, वो डिफेंस करेगी। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस हमारा इनेट इम्यूनिटी, और बर्थ से प्रेजेंट होता है, जन्म से ही क्या है, प्रेजेंट होता है। चार टाइप का इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा बैरियर है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या है, जो सबसे फर्स्ट जो इम्यूनिटी है ना, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, हमारी स्किन है। ऐसे फिजिकल बैरियर्स, ऐसे फिजिकल कॉन्टेक्ट्स जो सबसे पहले हमारी प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। सबसे इनिशियल जो एफर्ट होता है ना, वो इन्हीं का है, स्किन है। जैसे स्किन के बाद अगर हम बात करें, खाना खाते हैं, उसके साथ कुछ बैक्टीरिया, कुछ एंजाइम्स जो है ना, ट्रैप होकर चले जाते हैं, कुछ पैथोजन, तो वहां पर म्यूकस ग्लैंड होती है, म्यूकस है। और स्किन की जो इंटरनल लीनिंग है ना, जो इनर लीनिंग है, वो भी इनेट इम्यूनिटी के फिजिकल बैरियर के अंदर ही आती है। अगर हम बात करें, हमारी स्किन, हमारी जो बॉडी है ना, बाहर से भी प्रोटेक्टेड है, बॉडी वॉल। और एलिमेंट्री कैनल अगर हम देखें, एलिमेंट्री कैनल सॉरी, तो एलिमेंट्री कैनल अंदर से भी प्रोटेक्टेड है बेटा, ऐसे यहाँ से भी प्रोटेक्टेड है। तो दोनों तरफ से क्या है, लीनिंग से कवर है हमारे यहाँ पर जो इंटरनल वाइटल्स रखे हैं, तो दोनों तरफ से कवरिंग है, अंदर से भी और बाहर से भी। जो लीनिंग है ना स्किन की, इनर लीनिंग और एक्सटर्नल भी, एक्सटर्नल जो स्किन है हमारी, तो ये दोनों चीजें क्या हमारी स्किन के अंदर आती हैं। उसके बाद म्यूकस भी किस में आता है, फिजिकल बैरियर के अंदर आता है। इनिशियल एफर्ट इन्हीं का होता है, दोनों का। दूसरा अगर हम देखें फिजियोलॉजिकल, तो हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है ना, फिजियोलॉजी, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो किसमें, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर आता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में जैसे हमारी आंखों के पास क्या है, एक स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लाइजोजाइम, लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। लाइजोजाइम, लाइजोजाइम एंजाइम क्या करता है, जैसे डस्ट पार्टिकल के साथ में या फिर एयर के साथ में, हवा से ना धूल के कण या फिर कुछ पैथोजन अगर हमारी आंखों के थ्रू एंटर कर जाते हैं, तो हमें आंसू आ जाते हैं, टीयर्स आ जाते हैं। तो उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है। वो क्या काम करता है, हमारी आंखों को क्लीन करने का काम करता है। डस्ट जो है, डस्ट पार्टिकल को क्लीन करेगा, साथ में कोई पैथोजन में उसको ट्रैप करता है, उसको भी मारने का काम ये करता है। तो ये हमारे कौन सा, फिजियोलॉजिकल बैरियर में है। दूसरी बात, अगर खाने के साथ में म्यूकस जो है ना, ये भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया किसी पैथोजन को, और वो फिर भी चला गया पानी के साथ, खाने के साथ, तो हमारे स्टमक के अंदर एक और चीज प्रेजेंट है, HCl। ये भी इंजाइम्स को मारती है, ये भी हमारे फिजियोलॉजिकल इसके बैरियर के अंदर आता है, हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा बेटा सेलुलर बैरियर, प्रेजेंट इन सेल फॉर्म, सेल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये। अगर इसके बाद भी कोई पैथोजन चला गया ना, देखो एक्सटर्नल सबसे पहले फर्स्ट एफर्ट किसका होगा, हमारा फिजिकल बैरियर का। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर आते हैं। अगर इनको क्रॉस करके कोई पैथोजन चला गया, कोई डिजीज चली गई, उसको भी क्रॉस करके चली गई, तो हमारे कौन से आते हैं, सेलुलर फॉर्म वाले आते हैं, जिसके अंदर दो तरह की मेन सेल है हमारी इसमें। एक तो है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, और दूसरी कौन सी बेटा, इसमें मोनोसाइट। ये सेल क्या करती हैं, ये हमारे सेलुलर बैरियर के अंदर आती हैं, कि अगर फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर दिया, फिजियोलॉजिकल बैरियर को भी क्रॉस कर दिया, तो फिर ये उसको क्या करेंगी, उसको टेक ओवर करती हैं। अगर मान लो यहां से भी आगे चला गया ना, तो फिर आते हैं साइटोन्स हमारे,
सॉरी, साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स क्या है? ये एक तरह का प्रोटीन होता है बेटा, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये प्रोटीन। ये काम कैसे करता है? जैसे अगर मान लो ये सेल है, ये सेल है और इनमें से कोई भी एक सेल हो गई अफेक्टेड, इसके अंदर पैथोजन एंटर कर गया, अब वो यहां से निकलेगा और इनको भी अफेक्टेड करेगा, फिर ऐसे ही अफेक्ट करेगा। तो ये सेल कुछ प्रोटीन रिलीज करती हैं, कुछ बैरियर्स रिलीज करती हैं। मान लो इसने ये बैरियर रिलीज कर दिए, और ये बैरियर क्या है, ये यहाँ से ऐसे क्रॉस करके बाकी जो दूसरी सेल है ना उनके पास चले जाते हैं और एक ऐसी प्रोटेक्टिव कोट इस पर कर देते हैं, एक प्रोटेक्टिव कोट इन सेल को दे देते हैं, इनको बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो साइटोकाइनिन के अंदर क्या आते हैं? इंटरफेरेंस प्रोटीन। तो अब जो ये प्रोटीन, ये जो पैथोजन है ना, ये पैथोजन इनके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, ये इनके अंदर एंटर नहीं हो पाएगा और ये सेल हमारी क्या है, ये सेफ रह जाएंगी। तो इस तरह के साइटोकाइन बैरियर्स, ओ सॉरी, इंटरफेरेंस जो है ना, ये कौन से बैरियर के अंदर आते हैं हमारे? ये आते हैं बेटा साइटोकाइंस बैरियर के अंदर। तो ये चार तरह की हमारी क्या है, इनेट इम्यूनिटी पाई जाती है। बोर्ड के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो इसमें नेक्स्ट आती है हमारी सेकंड टाइप की इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी है? इट डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर टू द पैथोजन एंड, बाकी हम इसमें पढ़े कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये क्या, पैथोजन जो है ना उनका एक्सपोजर होने के बाद ये इम्यूनिटी काम आती है। अब अगर फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर दिया तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को कंट्रोल करता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर को भी कंट्रोल कर दिया तो सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर के बाद कौन सा आता है, इंटरफेरेंस वाले आ गया हमारे साइटोकाइंस बैरियर्स। अगर मान लो इन तीनों चारों से काम नहीं चला ना, उसके बाद पैथोजन ने क्या है, हमें अफेक्टेड कर दिया, बीमार कर दिया, इसका एक्सपोजर हो गया, उसके बाद कौन सी इम्यूनिटी काम करेगी हमारी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर कौन सी हमारी, लिम्फोसाइट आती है। लिम्फोसाइट सेल अब दो तरह की होती है बेटा, एक तो टी लिम्फोसाइट, एक हमारी होती है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी स्पेसिफिक है, हर पैथोजन के लिए अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, अलग तरह की इम्यूनिटी रिएक्ट करती है। टी लिम्फोसाइट को अगर हम देखें, फिर फर्दर ये तीन तरह की इम्यूनिटी पाई जाती है। इसको अगर देखें, इससे फिर दो तरह की अलग सेल, तो टोटल लिम्फोसाइट सेल क्या, पांच तरह की सेल में डिवाइड होती है, और ये हर अलग पैथोजन के लिए स्पेसिफिक अलग तरह की पांच सेल मिलेंगी। टी लिम्फोसाइट में कॉमन कौन सी है, तो है टी हेल्पर, टी मेमोरी। वैसे इसके अंदर क्या है, बी मेमोरी, बी मेमोरी सेल। एक जो इसके अंदर ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाती है, इसके अंदर बनाती है बेटा सेल मेडिएटेड, सेल मेडिएटेड। तो ये पांच तरह की हमारी सेल पाई जाती है, ओ सॉरी, हाँ, पांच तरह की हमारी क्या है, लिम्फोसाइट पाई जाती हैं, जिसमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है। मेमोरी सेल का दोनों के अंदर क्या काम है, जो फर्दर रिस्पॉन्स होता है ना, जैसे एक बार कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो उसके लिए पांच तरह की सेल बनाई जाती हैं, फिर जाकर उसको कंट्रोल करेंगी। उसके बाद अगर वो दोबारा एंटर करता है ना, तो ये जो मेमोरी सेल है ना, ये जो मेमोरी सेल है, ये सारा चीज ऐसे दोबारा रिपीट नहीं होने देती, तुरंत ही उसको पहचान लेती है उस पैथोजन को, और फिर वापस एंटीबॉडी, उम्ब्रल और साइटोकाइन जो जो हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी उसको क्रिएट कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हम, जो हेल्पर सेल है टी हेल्पर, ये सभी को जनरेट करने में हेल्प करती है। इसमें जो मैक्रोफेगस और फेगोसाइट सेल है उनके सर्वाइवल में भी हेल्प करती है, साथ में इनको क्रिएट करने में भी मदद करती है। तो ये है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट अगर देखें हम, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। इससे पहले एक बार हम इम्यूनिटी का
थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहां पर ये है हमारी ब्लड वेसल, ये क्या है, ये है स्किन, ये हमारी ब्लड वेसल है। अब जैसे ही कोई बैरियर जो है ना, कोई भी पैथोजन है, ये पैथोजन ले लिया मैं, ये एंटर करेंगे, ये हमारी स्किन के ऊपर आकर स्टे करते हैं, मान लो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आ गए, तो स्किन क्या है, पहला बैरियर है जो इसको यहीं पर रोक देगा। लेकिन किसी कारणवश अगर हमारी स्किन जो है ना, उसमें हमें मान लो चोट लगी और स्किन जो है वो कट गई और एक्सेस हो गया हमारा कहां तक, ब्लड तक, ऐसे। तो अब जो ये पैथोजन जो है, अब ये पैथोजन एंटर कर जाते हैं ऐसे हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं बेटा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और वैसे ही डब्ल्यूबीसी के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं, अभी जिसको हम पढ़ के आए थे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाली दो सेल हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें न्यूट्रोफिल था हमारा, और दूसरा कौन सा था, मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल को हम बोलते हैं बेटा फैगोसाइट सेल, और जो मोनोसाइट है वो बनाती मैक्रोफेगस। मैक्रोफेगस, इन दोनों का क्या है, ये हमारे जो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, इनिशियल एक्शन इन्हीं ने लेना है। कोई भी पैथोजन आएगा तो उसके साथ ये फाइट करेंगे और इनको क्या है, खा जाती है, इनको डिग्रेड कर देती है, मार देती, खत्म कर देती है। फैगो का मतलब होता है बेटा खाने वाला, साइट का मतलब सेल। ये मैक्रोफेगस है, ये बड़ी सेल है, ये छोटी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल है हमारी बॉडी में। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा जो अमाउंट है ना, वो कौन सा है, फैगोसाइट का ही पाया जाता है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट है ये हमारी बॉडी के अंदर। अब अगर हम बात करें ये पैथोजन मान लो और भी ज्यादा बढ़ गया, पैथोजन जो है ये ज्यादा है, इसका अमाउंट है ज्यादा, और हमारी मैक्रोफेगस और फैगोसाइट इसको कंट्रोल नहीं कर पाई, तो फिर क्या है, एक डेंड्रिटी सेल होती है, यहीं पर क्या है, एक सेल है डेंड्रिटी सेल, हमारे ब्लड के अंदर हमारी इम्यूनिटी में प्रेजेंट होती है। डेंड्रिटी सेल, डेंड्रिटी सेल क्या करती है, ये जो पैथोजन है ना, ये जो पैथोजन है, इस पैथोजन का एंटीजन अपने ऊपर लगा लेती है। पैथोजन लगा के ये जाती है बेटा लिम्फ नोड के पास, लिम्फ नोड के पास जाती है। मान लो हमने यहाँ पर बना दिया अपना लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड बना दिया, यहाँ पर पड़ी हुई हमारी ये सेल। लिम्फ नोड के पास जैसे ही ये हमारी डेंड्रिटी सेल पहुंचती है ना, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसका एंटीजन लगा हुआ। अब यहां पर इसमें रखी होती है हमारी टी सेल और बी सेल, टी और बी सेल। तो अब ये इस एंटीजन को पहचानेंगी और इसके लिए फिर क्या अलग वो जो 5 तरह की सेल अभी हम पढ़ गए थे उनको जनरेट करते हैं। तो हर एंटीजन यानी कि हर पैथोजन के लिए अलग तरीके से ये अलग नई सेल बनाती हैं। तो यहां से क्या है, एंटीबॉडी बनेंगी, एंटीबॉडी, और एक सेल मेडिएटेड बनती है। एंटीबॉडी क्या है, ये ब्लड के अंदर आती है और ब्लड में आके इस पैथोजन को होल्ड कर लेती है, ऐसे पैथोजन को डीमोबिलाइज कर देती है इनको। और फिर जो मैक्रोफेगस है और जो फैगोसाइट है ये फिर इनको मार देती है। तो ये है एंटीबॉडी का काम। दूसरी जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी थी, वो जो हमारी इन्फेक्टेड सेल है ना, जिन इन्फेक्टेड सेल के अंदर ये पैथोजन एंटर कर गया है, उन सेल को मारने के लिए क्या आती है हमारी, यहां से जो उमरल इम्यूनिटी थी, सॉरी सेल मेडिएटेड, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है हमारी, ये फिर इनको मारती है। तो दो तरह की सेल होगी हमारी इसमें, एक तो ह्यूमरल जो ब्लड के अंदर काम करेगा, ह्यूमरल के अंदर कौन आती है, एंटीबॉडी, और दूसरी कौन सी है, सेल मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड क्या है, ये हमारी इन्फेक्टेड सेल को मारती है। तो सेल मेडिएटेड वाली सेल के अंदर काम करती है, ह्यूमरल वाली किसमें काम करेगी,
हमारे ब्लड के अंदर। ह्यूमरल का मतलब होता है ना लिक्विड प्लाज्मा, तो इस प्लाज्मा में ब्लड में काम जो करती है वो हमारी कौन सी है, एंटीबॉडी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी इसके अंदर काम करती है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट अगर देखें हम वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, एक बार एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह से वाई शेप की पाई जाती है बेटा, जिसके ऊपर दो चेन होती हैं। ये दोनों कौन सी हैं, लॉन्ग चेन, और ये शॉर्ट चेन होती हैं। यहां पर इस तरह से बॉन्ड बने होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। हो सकता है इसका डायग्राम एग्जाम में आ जाए। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ी होती हैं। उसके बाद जो इसकी साइट है ये वाली, यहां पर एंटीजन को बाइंड करने की साइट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये यहां से क्या करती है, जो फॉरेनर एंटीजन है उसको बाइंड करती है, और उसको बाइंड करने के लिए जो साइट है स्पेसिफिक होगी हर एंटीजन के लिए अलग तरीके की। इसलिए जो एंटीबॉडी है ना, जो एंटीबॉडी है वो स्पेसिफिक कही जाती है। और ये कहाँ काम करती है, हमारी ह्यूमरल के अंदर। तो ये क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, मैं ई से इम्यूनिटी लिख रहा था। नेक्स्ट हमारा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में अगर हम देखें, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या फर्क है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है बेटा, किसी भी पैथोजन के लिए हम वैक्सीन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। तो वैक्सीनेशन में क्या है, इसके अंदर एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाते हैं हम, क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, हमारी बॉडी से बाहर से क्या देते हैं, पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है बेटा ये। इसमें क्या किया जाता है, बाहर से इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, इसमें बॉडी खुद क्रिएट नहीं करती है। इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी क्या है, बाहर से दी है। इसके अंदर जो एंटीबॉडी है ना, खुद तैयार करनी पड़ती है हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी है उसमें खुद तैयार की जाती है एंटीबॉडी। और इसमें एंटीबॉडी के साथ में इसमें मेमोरी सेल बनाई जाती है। कौन कौन सी थी मेमोरी सेल, टी और बी मेमोरी, टी मेमोरी और बी मेमोरी। जिससे क्या होता है, वो पैथोजन दोबारा अगर हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो उसके लिए पहले से ही मेमोरी तैयार है कि किस तरह का एक्शन करना है, कैसी एंटीबॉडी क्रिएट करनी है। तो इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती, इसके अंदर मेमोरी सेल नहीं बनती बेटा, नो मेमोरी सेल, कोई मेमोरी सेल इसके अंदर नहीं क्रिएट की जाती है। तो ये हमारी वैक्सीनेशन में है। इसमें क्या है, वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर हम क्या है, डेड या वीक पैथोजन को डाल देते हैं, जिसके एंटीजन को आइडेंटिफाई करके हमारी बॉडी क्या बना लेती है, मेमोरी सेल तैयार कर लेती है, ताकि वो दोबारा एक्शन उसका ना हो हमारी बॉडी पर। इसमें क्या है, इसमें बाहर से हम क्या बना कर देते हैं, एंटीबॉडी तैयार करके देते हैं। तो ये वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है। नेक्स्ट अगर हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के क्या डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर्स अगर इम्यूनिटी सिस्टम के देखें तो पहला बेटा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारी ही बॉडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। ये होता कैसे है, कुछ जो एंटीबॉडी है ना, कुछ कुछ जो हमारी इम्यूनिटी है वो इस तरह से रिएक्ट करती है, कुछ एंटीबॉडी हमारी सेल के एंटीजन को ही जाकर होल्ड करना स्टार्ट कर देती है। हमारी खुद की सेल जो होती है ना हमारी बॉडी की, उनके लिए क्या है, एंटीबॉडी तैयार हो जाती है और फिर उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या है, इम्यूनिटी अटैक ओवन सेल, हमारी खुद की सेल के ऊपर क्या है, अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर रूमेटाइड आर्थराइटिस, इसमें हड्डियां कमजोर होती हैं, ये इसका वो है बेटा एग्जाम्पल। और टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज है, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट जो है ये एलर्जीज है बेटा, एलर्जी। एलर्जी में क्या आता है, हाइपरटेंसिव रिएक्शन टू द हार्मलेस सब्सटेंस,
ऐसे सब्सटेंस बेटा जो नुकसान के नहीं है ना, हार्मलेस है, उन सब्सटेंस के लिए क्या हाइपरटेंशन रिएक्शन करती है हमारी बॉडी। जैसे कुछ स्पेसिफिक ऐसे केमिकल होते हैं जिनके अगेंस्ट एग्रीगेट रिएक्शन हमारी बॉडी करना स्टार्ट कर देती है, एंटीबॉडी तैयार कर देती है, जिसमें कौन सी है, आईजीई जो है ना, ये क्रिएट कर देती है इसमें। इसमें होता क्या है बेटा एलर्जी में, जैसे किसी भी एक स्पेशल फूड के लिए किसी किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को खाने के किसी बीन्स से एलर्जी है, किसी को किसी फूड से एलर्जी है, किसी को जो है ना तली हुई चीजों से एलर्जी होती है। तो इसमें होता क्या बेटा कि किसी भी एक स्पेसिफिक फूड में जो भी केमिकल्स है ना, उनके लिए हमारी बॉडी क्या है, पैथोजन समझ के एंटीबॉडी तैयार कर देती है। तो एग्रीगेट रिएक्शन, हाइपरटेंसिव रिएक्शन हमारी बॉडी का स्टार्ट हो जाता है हार्मलेस सब्सटेंस के लिए, मतलब उनका कोई नुकसान भी नहीं था और फिर भी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। इम्यूनिटी जो है ना, इसकी डेफिशिएंसी कमी अगर हो जाए ना हमारी बॉडी में, अगर इम्यूनिटी ही ना हो, अगर जो दरवाजा है उसका महल का दरवाजा जो था उसके बाहर अगर सिक्योरिटी गार्ड ही ना हो, अगर वहां से क्या होगा, जो दुश्मन है वो एंट्री कर जाएगा, फिर बाद में राजा के पास भी जो सिक्योरिटी गार्ड जो बॉडी गार्ड था वो ना हो, तो उससे होगा क्या, वो डायरेक्ट अटैक करेगा। तो उस तरह से क्या है, हमारी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें क्या स्किड और एड्स ये दोनों डिजीज है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, इनेट नहीं, इनेट में स्किन जो है हमारी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है, हमारे फिजिकल बैरियर्स है, हमारे जो साइटोकाइंस बैरियर्स है, या फिर हमारे जो फिजियोलॉजिकल, और एक और कौन सा पढ़ा था हमने अभी, चार जो पढ़ के आए थे, उन बैरियर्स में अगर उन बैरियर्स को छोड़ के जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बच गई ना, उसकी अगर डेफिशिएंसी होती है ना, एक्वायर्ड में कौन सी है बेटा, उम्रल इम्यूनिटी थी हमारी, जिसमें उम्रल के साथ में जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, अगर इनकी कमी होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम एड्स डिजीज, कि इनकी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है। स्किड में क्या है, स्किड में सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डिसऑर्डर्स, ये भी क्या है हमारी, सॉरी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसकी जो फुल फॉर्म है सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, कई तरह की जो ना कंबाइंड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये इसके एग्जांपल है बेटा। ये तो ये चार जो तीन जो हमने क्या पढ़नी है, इसके डिसऑर्डर्स हैं। ऑटो इम्यूनिटी में हमारी खुद की सेल ही खुद की सेल पर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं, और एलर्जी के अंदर क्या है, जो हार्मलेस सब्सटेंस है उनके लिए हाइपरटेंसिव रिएक्शन हमारी बॉडी करना स्टार्ट कर देती है, आईजीई जिसके अंदर है। और इम्यूनो डेफिशिएंसी में हमारी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी है। जो एचआईवी वायरस है उससे होने वाली डिजीज है एड्स, जिसको हम इस चैप्टर के अंदर डीपली स्टडी भी करेंगे, एड्स को और कैंसर को। इंपॉर्टेंट जो डिजीज है ना बेटा, वो एक तो हमारी मलेरिया ही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं कि किस पैथोजन से होता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है। और जो इंपॉर्टेंट है, एक एड्स है और एक हम पढ़ेंगे कैंसर। इन डिजीज से हर बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखें, अगर हम एड्स, हमारा टॉपिक आ ही गया है, व्हाट इज एड्स। एड्स क्या बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो लक्षण, वो सिंड्रोम जिसमें हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या है, डेफिशिएंसी हो जाती है। ये किसी होती है बेटा, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, मतलब इससे मौत का खतरा रहता है। ये वो डिजीज है बेटा जिसका कोई क्योर नहीं है। हमने पढ़ा था तीन ऐसी डिजीज है एसटीडी के अंदर, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड में, एच का क्यूब पढ़ा था बेटा हमने, 3H ट्रिपल एच भी बोलते हैं, जिसमें जेनिटल हार्ट से हेपेटाइटिस बी, और फिर एक एचआईवी से होने वाली एड्स। तो ये ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देती है जिसमें हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है, कोज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी। इस वायरस से होता है बेटा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी से। इट वीकन्स द इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है, वीक कर देता है, मेकिंग द बॉडी वेरिएबल टू इन्फेक्शंस एंड डिजीज। अब एड्स से कोई नहीं मरता, एड्स होने के बाद क्या है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, तो फिर दूसरे जो इन्फेक्शन है ना, या जो दूसरी जो डिजीज है
उनका क्योर नहीं हो पाता हमारी बॉडी के अंदर, उनके क्योर के बिना फिर हमारी डेथ होती है, तो वो है एड्स। अगर बात करें हाउ HIV इज ट्रांसमिटेड, कैसे ट्रांसमिशन होता है बेटा, सबसे पहला STD है ये, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली कॉन्टेक्ट से फैलता है बेटा ये। सेक्सुअली कॉन्टेक्ट से फैलता है, फिजिकल जो टच है ना उनसे नहीं फैलता बेटा ये। और किससे फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर हमने ब्लड डोनेट कर दिया और उस ब्लड के अंदर HIV है, HIV का वायरस है, और उस ब्लड को फिर किसी सेकंड पर्सन को, हेल्दी पर्सन को हमने चढ़ा दिया, तो उसकी बॉडी में भी क्या है, HIV वायरस चला जाएगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलने का खतरा रहता है। इन्फेक्टेड नीडल, इन्फेक्टेड नीडल से अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है ना पहले यूज की हुई जो सिरिंज होती है ना उसका ही दोबारा इस्तेमाल करता है, तो उससे भी खतरा रहता है HIV फैलने का। क्योंकि हो सकता है उसी सिरिंज को उसने किसी ऐसे पेशेंट को लगाया हो जिसके अंदर HIV का वायरस प्रेजेंट था, और उसी इन्फेक्टेड नीडल से फिर किसी हेल्दी पर्सन को उसने इंजेक्ट कर दिया, तो फिर उससे क्या हो जाएगा, ये HIV ट्रांसमिट हो जाता है उसकी बॉडी में। तो इन्फेक्टेड नीडल से भी ये फैलता है बेटा। उसके अलावा जो यूज्ड ब्लेड है, अगर नाई के यहाँ पर जाते हैं हम दाढ़ी बनवाने या फिर हेयर कटिंग करवाने, उसमें जो ब्लेड यूज करते हैं ना, अगर वो यूज्ड है पहले किसी और पर्सन के उसने यूज किया है, और वहां से अगर उसको ब्लड जो है ना कांटेक्ट उसका हो गया उसके साथ, और फिर उसने फिर क्या हेल्दी पर्सन को, उस हेल्दी पर्सन के उस पे भी बॉडी पर भी उसको यूज कर दिया, और वहां भी ब्लड का कांटेक्ट होगा, तो उससे भी ये बीमारी फैलने के चांस रहते हैं, खतरा रहता है। तो ये कुछ मेन चांस है, मेन रीजन है जिनसे HIV फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, यानी कि ब्लड का कांटेक्ट होना चाहिए। इसमें STD आ गया, ब्लड डोनेशन आ गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड नीडल है, और यूज्ड ब्लेड, इनसे क्या है HIV फैलता है। प्रिवेंशन क्या है HIV के, इसमें कुछ मिथ भी आते हैं। एक क्वेश्चन आ गया था बेटा एक बार एग्जाम में कि HIV से रिलेटेड मिथ क्या है, कि ऐसी चीजें बतानी है आपने जो जिनसे HIV नहीं फैलता, लेकिन इस तरह के जो मिथ है ना वो फैले हुए हैं कि HIV ऐसे ही फैलता है। तो इसमें क्या, यूज टॉवल से नहीं फैलता ये, कि हमने किसी दूसरे का जो टॉवल है ना वो शेयर कर लिया, या फिर वैसे फिजिकली कांटेक्ट जो होता है उससे भी नहीं फैलता, साथ में बैठने से नहीं फैलता, जूठा खाना खाने से भी नहीं फैलता, जो हमारी हमारी बॉडी के अंदर जो वो होता है ना सैलिवा होता है, सैलिवा के कांटेक्ट से भी नहीं फैलता है ये। अगर सैलिवा जो है ना, अगर जूठा खाने में क्या उसका सैलिवा ऐड हो जाता है, उसके अंदर भी HIV नहीं होता है, ये ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है। तो जब तक ब्लड का कांटेक्ट नहीं होता ना तब तक ये नहीं फैलता है, ये मिथ है इसके अंदर। प्रिवेंशन क्या है HIV के, अब जो इसके रीजन थे ना बेटा कि कैसे फैलता है, वही इसके प्रिवेंशन में भी आता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमने ध्यान रखना है। ब्लड डोनेट करते टाइम जो सिरिंज यूज करते हैं डॉक्टर, उनका हमने ध्यान रखना है। नई नीडल हमेशा यूज करनी चाहिए, नया हमने ब्लेड यूज करना है। और जो ड्रग अब्यूज है ना, ड्रग अब्यूज, उनसे भी बचना है, क्योंकि ड्रग अब्यूज में भी कई बार क्या है, नीडल का यूज किया जाता है, सिरिंज से जो है ना ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, और एक ही सिरिंज से सारे के सारे जितने भी जो इसमें ड्रग अब्यूज करते हैं ना, तो उसमें एक ही सिरिंज का यूज किया जाता है, तो उससे भी ये खतरा रहता है कि जिसको अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उसको यूज किया है और फिर हेल्दी पर्सन उसको यूज कर लेगा, तो उसके उसका भी फैलने का खतरा रहता है। तो इनसे प्रिवेंशन होता है इसका। और अवॉइड कोइटस विद मल्टीपल पार्टनर्स, जो सेक्सुअल एक्ट है ना वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अवॉइड करना चाहिए, इससे भी क्या है फैलने का खतरा रहता है। तो ये HIV है बेटा। नेक्स्ट हमारा कैंसर। कैंसर क्या है, कैंसर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है बेटा, या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ कह सकते हैं हम किसकी, सेल की।
हमारी बॉडी में कोई भी सेल जिसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, कॉन्टेक्ट इनिबिशन खत्म हो जाता है, वो सेल क्या रैपिड डिवीजन करती है, उन्हीं को कैंसरियस सेल बोलते हैं, एंड कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एक पार्ट के अंदर जहां पर सेल है वहां से ग्रोथ करके बॉडी के दूसरे पार्ट में फैलना स्टार्ट हो जाती है, एंड लीड्स टू वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारी सेल ये प्रेजेंट है, किसी भी एक कैंसरियस सेल की अगर मैं बात करूं, मान लो इनमें से कोई भी एक सेल जो है ना कैंसरियस सेल बन गई, यहाँ पर ये क्या करेगी, अपनी अनलिमिटेड ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। अब अनलिमिटेड ग्रोथ करेगी तो बेटा आसपास की जो सेल है ना, जो दूसरी सेल है, इनका जो न्यूट्रिशन है वो भी इनने लेना स्टार्ट कर दिया, साथ में स्पेस भी। स्पेस और जो फूड है ना, न्यूट्रिशन जो है, सप्लाई जो है, वो सारी की सारी इनकी प्रोहिबिट हो जाएंगी, रुक जाएंगी। साथ में फिर ये क्या टूट के यहाँ से इसका कुछ टुकड़ा ऐसे फैलना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर फिर ये ग्रोथ करेगा, फिर कुछ टूटा और फिर ऐसे ही यहाँ से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो बॉडी में हर जगह पर क्या है, ये सेल स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे बहुत सारे सीरियस हेल्थ इश्यू आते हैं बेटा, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसी को बोलते हैं कैंसर। कोष अगर देखें इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के दो टाइप है बेटा, मेन जो टाइप हम पढ़ते हैं, सबसे पहला बेनिजन, दूसरा है मैलिग्नेंट। दोनों में ही अनलिमिटेड ग्रोथ होती है सेल की, एक जो सेल है वो मैक्सिमम ग्रोथ करती है, लेकिन ये स्प्रेड नहीं होता, फैलता नहीं है। डो नोट, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं फैलता है, एक ही जगह पर बहुत सारी सेल ने अनलिमिटेड ग्रोथ कर ली, वहीं पर रुक जाता है। इसमें क्या है, ये ट्यूमर का रूप ले लेता है, विच स्प्रेड, जो फैलता रहता है। इसमें एग्जाम्पल जैसे मोल होते हैं बेटा, एक ही जगह पर रहते हैं और कुछ अनलिमिटेड ग्रोथ की वजह से ये होते हैं, फैलते नहीं हैं, लेकिन इसके अंदर फैलते हैं, जैसे ब्लड कैंसर। और वैसे कुछ और भी टाइप पढ़ेंगे हम कैंसर के। कोज कारण क्या बेटा इसके कि क्यों होता है कैंसर? इट कैन बी कोज बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन से हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशन से क्या है, जो हमारा डीएनए है ना, उसके कुछ बेस पेयर्स अगर चेंज हो गए, अगर कहीं से म्यूटेशन हो गई, और म्यूटेशन की वजह से क्या है, हमारी जो जीन का कॉन्टेक्ट इनिबिशन था, जो लिमिटेड ग्रोथ थी, लाइफ स्पेन था, वो अनलिमिटेड ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर हो जाती है। तो जेनेटिकली भी हो सकती है कि हमारा जीनोम चेंज हो जाए और सेल के अंदर क्या है अनलिमिटेड ग्रोथ करने की कैपेसिटी आ जाती है। एक्सपोजर टू कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन कैंसर करने वाले कुछ सब्सटेंस केमिकल मेथड से ही फैल सकता है। ये जेनेटिक मेथड था और ये केमिकल मेथड के अंदर आता है, केमिकल मेथड से भी फैल सकता है, जैसे टोबैको है, या फिर रेडिएशंस है, या फिर केमिकल्स है। इनमें कार्सिनो, टोबैको को अगर देखें तो ये केमिकल मेथड है कि केमिकल से फैल सकता है। जैसे टोबैको के अंदर क्या पाया जाता है, निकोटीन। निकोटीन कैंसरियस सब्सटेंस है। रेडिएशंस की अगर बात करें, रेडिएशन से भी फैल सकता है। रेडिएशंस में कौन कौन सी बेटा, रेडिएशन में अगर बात करें हम, एक्स रेज हैं, या गामा रेज हैं, या अल्ट्रावायलेट रेज हैं। तो इनसे क्या है, रेडिएशन से भी फैल सकता है। अगर बात करें हम केमिकल्स की, तो केमिकल से भी फैल सकता है, जैसे कार्सिनोजिन। इसमें था निकोटीन, निकोटीन से टोबैको से फैल सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जेनेटिकली, जेनेटिक म्यूटेशन से, जेनेटिक म्यूटेशन से ही फैल सकता है। इसके अलावा ये फैल सकता है बेटा
ऑन्कोजीन से, ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस क्या कर देते हैं बेटा, प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वायरस क्या करते हैं, जो प्रोटो ऑन्कोजीन है इसको ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऑन्कोजीन ही क्या है, प्रो कैंसीरियस सेल होती है। तो इससे फैल सकता अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इनसे भी फैल सकता है, लेकिन रेयरेस्ट चांस है। और वायरल इन्फेक्शन जिसमें एचपीवी है या फिर हेपेटाइटिस बी है, इनसे भी फैल सकता है, या फिर हेपेटाइटिस सी से भी फैल सकता है। ये कैंसर हो सकता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है, इसका पता कैसे लगेगा। सिम्टम्स में अगर देखें बेटा, सबसे पहले है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। एकदम से जो है ना वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने कैंसर के पेशेंट देखे ना, बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, एकदम से क्या वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता। होता कैसे है फिर ये वेट लॉस, क्या वो खाना नहीं खाते, बिल्कुल खाते हैं। अब मान लो यहाँ पर इस बॉडी के अंदर ये सेल है, यहाँ पर ये कुछ सेल रखी हुई है, ये एक सिस्टम है, ये एक ऑर्गेनिज्म मान लिया हमने, यहाँ पर ये सेल है, इनमें से कोई भी एक कैंसीरियस सेल के अंदर कन्वर्ट होगी। मान लो यहाँ पर ये कैंसीरियस सेल होगी। अब कैंसीरियस सेल क्या करती है, अनलिमिटेड ग्रोथ करेगी, आसपास में यहाँ पर हर जगह फैलना स्टार्ट कर देगी। अब जब ये स्पेस एक्वायर कर लेगी दूसरी सेल का, इनका न्यूट्रिशन भी इसने ही रखना स्टार्ट कर दिया, तो बाकी जो सेल बचेंगी ना बेटा, ये जो सेल है इनको ना तो स्पेस मिलेगा सफिशियंट और ना ही न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे क्या है वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड देखा है परसिस्टेंस फैटिग्यू। फैटिग्यू क्या है, इसके अंदर कहीं कहीं सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे इस तरह से जो स्किन थी ना, यहाँ पर अगर ग्रोथ होना स्टार्ट होगी तो ऐसे मिलेंगे आपको, यहाँ पर अनलिमिटेड ग्रोथ है इनकी सेल की, ऐसे इस तरह से स्किन पर क्या है फैटिग्यू पाई जाती है। नेक्स्ट है लंप और स्वेलिंग, इसी तरह से क्या लंप्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोलोंग्ड कफ, काफी लंबे समय तक क्या खांसी चलती है। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, स्वेलिंग करने में डिफिकल्टी आती है किसी चीज को निगलने में। यूजुअल ब्लीडिंग्स और डिस्चार्ज, डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाती हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी स्टार्ट होगी एकदम से। चेंजेस इन स्किन और मोल्स, मोल के अंदर या स्किन के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मोल होते हैं ना स्किन में, वो भी क्या है बेनिजन ट्यूमर का ही एक टाइप है, प्राइमरी टाइप। नेक्स्ट अगर देखें डायग्नोसिस, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, कैसे इसका पता लगाया जाता है, तो इसको डायग्नोस करने के लिए पहला क्या है, सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड को बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी, बायोप्सी में क्या किया जाता है, जो सस्पेक्टेड पार्ट है ना, सस्पेक्टेड जो टिश्यू है उसमें से एक पीस ले लेते हैं। जैसे स्किन कैंसर का अगर चांसेस है तो स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे और फिर उसको स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोप से फिर उसको स्टडी किया जाता है, उससे उसको पता लगाने के लिए। तो सर्जिकल मेथड से इसको डायग्नोस किया जा सकता है। दूसरा मेथड इसको डायग्नाइज करने का क्या है, इसको बेटा इसको एक्स रे से भी डायग्नोस कर सकते हैं, या फिर एंटीबॉडी या केमिकल सब्सटेंस जो है ना, तो केमिकल मेथड भी, इसमें क्या किया जाता है, जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली सेल है ना, अनलिमिटेड जो ग्रोइंग सेल है उनको डिटेक्ट किया जाता है। उनको डिटेक्ट करने के लिए कुछ एंटीबॉडी, कुछ केमिकल सब्सटेंस डाले जाते हैं। नेक्स्ट देखो प्रिवेंशन, कैसे कैंसर से बचा जा सकता है। अवॉइड स्मोकिंग एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। स्मोकिंग एक लार्ज रीजन है बेटा कैंसर का, तो स्मोकिंग और टोबैको का जो प्रोडक्शन है ना, और उनके जो प्रोडक्ट्स का यूज, जैसे टोबैको का जिस तरह से भी यूज करेंगे ना, स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक
यानी कि हमारा थ्रोट कैंसर हो सकता है, या फिर हमारा जो लंग्स कैंसर है वो हो सकते हैं। अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो टोबैको को अगर स्मोक किया जा रहा है ना, तो इसमें लंग्स कैंसर, थ्रोट कैंसर होने के चांस है। अगर हमने टोबैको को च्यू किया, चबाया है, कुछ होते हैं ना टोबैको चबाते रहते हैं ऐसे वो वाले, वो टोबैको क्या है उसको चबा कर खाते हैं, तो उससे कौन सा कैंसर होता है बेटा? बक्कल कैंसर होता है। बक्कल कैंसर चबा कर खाएंगे तो उससे बक्कल कैंसर है। तो जहां पर टोबैको का यूज होगा ना जिस बॉडी पार्ट में, वहीं पर कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है मेंटेन ए हेल्दी डाइट, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल और ग्रेन्स पाए जाते हैं। हेल्दी डाइट हमने लेनी चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ सन एक्सपोजर, एक्सेसिव सन एक्सपोजर। एक्सेसिव सन एक्सपोजर का मतलब क्या बेटा? जिसके अंदर अल्ट्रा वायलेट पाई जाती है। तो ऐसी सनलाइट से जो सनलाइट का एक्सेसिव एक्सपोजर है ना, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कैंसर कोजिंग वायरस, जैसे एचपीवी है, हेपेटाइटिस बी है, इन दोनों से क्या कैंसर हो सकती है, या फिर हेपेटाइटिस सी से भी हो सकता है। तो इनके लिए क्या बनाए जाते हैं? वैक्सीन बनाए जाते हैं। तो वैक्सीनेट करना चाहिए, हमने वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। रेगुलरली हेल्थ चेकअप करना चाहिए, स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे हम कैंसर से बच सकते हैं? कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ना, जिससे कैंसर के कोष है ना कुछ, तो वही उसके ट्रीटमेंट के रीजन है। जैसे जेनेटिक म्यूटेशन की अगर हम बात करें, म्यूटेशन किससे होती है बेटा? हमारी जीन के अंदर, या तो होती है एक्स रेज से, गामा रेज, या अल्ट्रावायलेट रेज। ये तीनों कैंसर कर सकती हैं, हमारे जेनेटिकल मेकअप को चेंज कर सकती हैं। इन्हीं तीनों से फिर क्या है, वापस जेनेटिकल मटेरियल को चेंज भी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए है, यहाँ पर कोई भी एक बेस पेयर था ना, मान लो ये हमारा एक बेस पेयर, ये वाला चेंज हो गया। यहाँ पर था पहले एडेनिन थाइमिन था, अब यहाँ पर हो गया थाइमिन और एडेनिन, जिससे कैंसीरियस जो जीन थी ना वो एक्टिव हो गई। एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमने, तो इसको वापस रिप्लेस करने के लिए भी क्या हम इन्हीं का यूज कर सकते हैं। ये हमारी सेल को पेनिट्रेट कर देते हैं, हमारा जो जीनोम है ना उस जीनोम को ये पेनिट्रेट कर देते हैं बेटा। पेनिट्रेशन से क्या है, हमारा जीनोम चेंज हो जाता है, जेनेटिकल मेकअप जो है सीक्वेंस चेंज हो जाती है, जिससे क्या का चांसेस है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। हमारा अगर सीक्वेंस ऑफ डीएनए चेंज हो जाए तो कुछ ऐसी जीन एक्टिवेट हो जाती हैं इस सीक्वेंस चेंज होने की वजह से, जो कैंसर के लिए कॉज करती है, कैंसरियस सेल है। तो इनके एक्सपोजर से अगर कैंसर हो सकता है तो इनके एक्सपोजर से ठीक भी हो सकता है। तो पहला तरीका कौन सा है? रेज वाला, रेडिएशन वाला। रेडिएशन थेरेपी जिसके अंदर एक्स रेज, गामा रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज किया जाता है। मैक्सिमम एक्स रेज का ही यूज किया जाता है रेडिएशन थेरेपी। लेकिन रेडिएशन थेरेपी बेटा नुकसान की भी होती है, इसके साइड इफेक्ट है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये कुछ सेल है जिनमें म्यूटेशन हुई है कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेसेस पे, मान लो यहाँ पर कैंसर है ये, तो जैसे ही एक्स रेज इस पर डालते हैं ना, तो एक्स रेज क्या है, आसपास की जो सेल है ना उनको भी अफेक्ट करती है। तो रेडिएशन थेरेपी जो है किसी स्पेसिफिक जगह पर ही की जा सकती है, जैसे ब्रेन के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स है ना वो डैमेज हो सकते हैं। स्किन के ऊपर इसको किया जा सकता है, ऐसी जगह जहां पर वाइटल ऑर्गन्स नहीं है वहां पर इसका यूज किया जा सकता है रेडिएशन थेरेपी का। दूसरा जो इसका मेथड है, ट्रीटमेंट है, वो है बेटा सर्जिकल। सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पर ये कैंसर थी, इसको ऐसे काट कर निकाल दिया जाता है,
सर्जरी करते हैं, कैंसीरियस सेल को काट के वहां से निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक इसका इलाज है, लेकिन ये भी किसी स्पेसिफिक जगह पर ही की जाती है। जैसे ब्रेन के अंदर सर्जिकल मेथड यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आसपास बहुत सारी सेल डैमेज होने का चांसेस रहता है। तीसरा मेथड है केमिकल। केमिकल मेथड को क्या बोलते हैं? कीमो। केमिकल मेथड के अंदर क्या होता है, ये करता है बेटा, जो ग्रोथ होती है ना, अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोविंग जो सेल है उनको मार दिया जाता है। ऐसी कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है जिससे हाईली ग्रोविंग जो अनलिमिटेड ग्रोविंग सेल है ना, रैपिडली ग्रोविंग, अनलिमिटेड भी नहीं लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे बेटा रैपिड ग्रोविंग सेल जो है ना, रैपिडली लगातार जो सेल ग्रोथ करती रहती है ना, उनको मारने के लिए कुछ केमिकल्स होती हैं जिनका यूज किया जा सकता है। इसका साइड इफेक्ट क्या है? हमारी बॉडी के अंदर कुछ और सेल हैं, जैसे एयर सेल है बेटा, एयर सेल। एयर सेल क्या करती है? या नेल्स है। तो एयर सेल क्या है? ये रैपिड ग्रोथ करती है। नेल सेल क्या करती है? रैपिड ग्रोथ करती है। जैसे ही हम उन केमिकल्स का यूज करते हैं तो एयर सेल को भी मार देती हैं, वो नेल सेल को भी मार देती हैं। तो इसलिए क्या है, उनके जो एयर्स है ना, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो केमिकल्स क्या करते हैं, कैंसीरियस सेल के साथ साथ दूसरी रैपिड ग्रोविंग सेल को भी किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट है कि इससे हम क्या है, कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक बेटा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। ड्रग्स का और एल्कोहल का जो एक्सेसिव यूज है ना, या फिर जो हानिकारक तरीके से जो इस्तेमाल किया जाता है नशे के लिए, उसको बोलते हैं बेटा एब्यूज, ड्रग एब्यूज या एल्कोहल एब्यूज। एल्कोहल एब्यूज में या फिर ड्रग्स एब्यूज में हम कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के बारे में, कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली ड्रग है बेटा ओपियोइड। ओपियोइड के जो रिसेप्टर पाए जाते हैं ना, वो है हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन या फिर हमारा जो स्पाइनल कोड है ना, इसमें इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर क्या करते हैं, इन केमिकल्स के साथ बाइंड अप करते हैं और इनका फिर रिएक्शन करते हैं। कौन से प्लांट से मिलती है बेटा ओपियोइड? ये मिलती है पापावर सेमनीफेरम, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या बेटा, पोपी प्लांट। पोपी प्लांट से ये ड्रग मिलती है। अब पोपी प्लांट से इस ड्रग का, इसको लिया कैसे जाता है? पोपी प्लांट से इस ड्रग को, इसका जो लेटेक्स है ना, पोपी प्लांट के लेटेक्स से निकाला जाता है। ये जिसका लेटेक्स है ना, जो इसका लेटेक्स है उसके अंदर से निकाला जाता है। इसका जो फ्रूट है, इसका जो फ्रूट लगता है ना, जिसके अंदर सीड पाए जाते हैं, उस फ्रूट के अंदर से कुछ लेटेक्स रिलीज होता है व्हाइट कलर का, उस लेटेक्स को निकाल लेते हैं। उस लेटेक्स को ही क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं बेटा मोर्फिन। वो लेटेक्स क्या है? वो मोर्फिन कहलाता है। इस मोर्फिन का कुछ और भी यूज है मेडिकल के अंदर। इस मोर्फिन को यूज किया जाता है बेटा एज ए मेडिकल मेडिसिन, मेडिसिन में यूज किया जाता है। इसमें ट्रॉमा के अंदर, सर्जरी में यूज किया जाता है बेटा, सर्जरी में यूज किया जाता है मोर्फिन का। अगर किसी का हमने सर्जरी करनी है, कट लगानी है, ट्रोमा लगाना है, तो उसमें क्या है, मोर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको बेहोश किया जा सके, उसके उस पार्ट को सुन किया जा सके, उसको पेन का एहसास ना हो, उसके लिए मोर्फिन का यूज किया जाता है। लेकिन इसको एज ए ड्रग भी यूज करते हैं, एज ए ड्रग भी यूज किया जाता है। इसी मोर्फिन का अगर एसिटाइलेशन कर दें तो बनता बेटा डाई एसिटाइल मोर्फिन, डाई एसिटाइल मोर्फिन। और डाई एसिटाइल मोर्फिन को स्मैक बोलते हैं, स्मैक या हीरोइन। स्मैक और हीरोइन जो नाम सुने ना अपने ड्रग्स के, वो इसी से बनते हैं बेटा, हीरोइन और स्मैक। ये दोनों ही किससे बनते हैं? मोर्फिन से। एक ही चीज है बेटा, दोनों डाई एसिटाइलेशन कर देते हैं मोर्फिन की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है स्मैक जो है ना, या फिर जो हीरोइन है, उसका केमिकल नाम क्या है? डाई एसिटाइल मोर्फिन। बनाई कैसे जाती है? एसिटाइलेशन करते हैं किसका? मोर्फिन का करते हैं। मोर्फिन कहां से मिलता है? लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट। पोपी प्लांट का जो फ्रूट है उसके लेटेक्स से ये निकाला जाता है, मिलता है ये इससे। इसको यूज कैसे किया जाता है? इसके लेटेक्स को इनहेल किया जाता है,
ओरली, डायरेक्ट इसको क्या है इनहेल करके खाया जाता है। स्मैक जो है ना, इसको स्नोर्टिंग से भी यूज किया जाता है। स्नोर्टिंग नाक से यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ना, कई बार फिल्मों में देखते हैं आप, वो ऐसे करके उस कार्ड के साथ और फिर उसको ऐसे कर लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा। तो वो स्नोर्टिंग कहलाता है। उस स्नोर्टिंग से भी, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में पाई जाती है, हीरोइन और स्मैक जो है ये दोनों एक ही फॉर्म में पाई जाती है, पाउडर फॉर्म के अंदर पाई जाती है। तो स्नोर्टिंग से भी, स्नोर्टिंग से अगर करेगा तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से फिर कहां पर पहुंचती है, ये ब्लड के अंदर मिक्स होती है। अगर हमने ओरली इनहेल किया तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ब्लड में पहुंचेगी। ब्लड के अंदर जाने के बाद जो रिसेप्टर है ना इसके स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में, तो तब जाकर इसका क्या है असर स्टार्ट होता है। अफेक्ट क्या है हमारी बॉडी के ऊपर इसका, अगर हम अफेक्ट की बात करें, क्या चल इफेक्ट जो है हमारी बॉडी के ऊपर, अब भी गलत लग रहा है मेरे को। तो इफेक्ट जो है ना हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या है, जो हमारा सीएनएस है ना, सेंट्रल नर्व सिस्टम, इसको ये क्या कर देती है, स्लो डाउन कर देती है। हमारे सीएनएस को स्लो डाउन कर देती है। सीएनएस स्लो डाउन हो जाता है हीरोइन से, स्मैक से सुन हो जाते हैं मतलब हम। नेक्स्ट ड्रग की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारी कैनेबिनोइड। कैनेबिनोइड के रिसेप्टर भी कहां पाए जाते हैं, इसी के ऊपर पाए जाते हैं बेटा, सीएनएस पे। इसका अगर अफेक्ट इफेक्ट की बात करें तो ये हमारे इसको फास्ट कर देती है। सीएनएस क्या है, इसी फास्ट हो जाता है, बेचैनी से लगी रहती है शरीर के अंदर कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होने लग रहा है, ऐसा लगता रहता है, होता कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग होने वाला है ऐसा लगता है। इस चीज का यूज करने से हमारा सीएनएस फास्ट हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सारा का सारा जो सिस्टम है ना हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता है इससे। प्लांट की अगर बात करें तो ये मिलती है बेटा कैनबिस सैटिवा से, कैनबिस सैटिवा प्लांट है उससे मिलती है। उसके अंदर ये लीफ से पाई जाती है बेटा, उसके जो कैनबिस सैटिवा है उसके लीफ से बनाई जाती है, इसको बनाया जाता है इसको। प्रोडक्ट की अगर बात करें इससे कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं कैनाबिनोइड से, इससे बेटा मैरिजुआना, काफी यूज होने वाले ड्रग है, हशीश, चर्स और गांजा, ये नाम तो आपने पहले सुने भी होंगे, हशीश, चर्स, गांजा और जो मैरिजुआना है, ये इसके प्रोडक्ट है। इसको टेक कैसे किया जाता है, अगर बात करें इसका ओरली भी लिया जाता है इसको, और ज्यादातर क्या है ओरली ही इनहेल किया जाता है, या फिर इसको क्या है फूड में ऐड करके भी यूज किया जाता है, खाने के साथ इसको मिलाकर लिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा होली के त्योहार पर जो चरस है या गांजा है उसका इस्तेमाल करते हैं ना, या फिर जो महाशिवरात्रि या शिवरात्रि के ओकेजन पर इनका भगवानों का यूज करके जो भोले बाबा है उसका नाम यूज कर लेते हैं, और नशे खुद करने होते हैं इनको, ये क्या करते हैं कि हमारे शिव जी महाराज भी तो चरस का यूज करते हैं, गांजा यूज करते हैं, तो उनका नाम लेकर खुद की मस्ती करनी होती है इनको, नाम भगवानों का बदनाम कर देते हैं। इसको फिर स्मोकिंग भी की जाती है बेटा, स्मोकिंग के साथ भी यूज किया जाता है इसको, स्नोर्टिंग से भी होता है। जो चरस है उसको, जो आशीष और चरस है इनको स्नोर्टिंग से ज्यादातर यूज किया जाता है। जो चरस और गांजा है इन दोनों को स्मोकिंग से भी यूज किया जाता है। मैरिजुआना जो है और जो गांजा है मैक्सिमम इन दोनों को इनहेल किया जाता है ओरली। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारी वो है बेटा कोकीन। कोकीन कौन से प्लांट से मिलती है, ये मिलती है एर्थ्रोजाइलम कोका, एर्थ्रोजाइलम कोका प्लांट से मिलती है, या फिर कोका प्लांट भी बोलते हैं इसको, कोका प्लांट, इससे मिलती है हमारी कोकेन। कोकेन भी क्या करती है, हमारा जो सीएनएस है इसको स्लो डाउन कर देती है। कोकेन क्या करती है, स्लो डाउन करती है। कोकेन के अंदर एल्यूसिनेशन पाई जाती है। साथ में जो चरस गांजा पड़े थे ना बेटा हमने, इसमें भी एक जो इफेक्ट है ना इसका,
CNS फास्ट करने के साथ एल्यूसिनेट करता है। ये भी एल्यूसिनेट करने का मतलब क्या है, वो चीजें जो एक्चुअल में नहीं है हमारा ब्रेन उसको क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तभी तो कहते हैं ना कि चरस या गांजा इसका इस्तेमाल करते हैं जाकर, और फिर उनको बोला दिखता है कि वो डांस करते हैं कि हमने बोला दिख रहा है। तो एक्चुअल में ब्रेन क्रिएट कर देता है, उसी को एल्यूजिनेशन बोलते हैं। जो चीज है नहीं वास्तविकता में, लेकिन हमारे ब्रेन ने उसको क्रिएट कर लिया, तो उसको एल्यूजिनेशन बोलते हैं। तो एल्यूजिनेशन कोकेन के अंदर भी पाई जाती है। इसका अगर यूज देखें कि कैसे यूज किया जाता है, तो इसको स्नोर्टिंग से यूज करते हैं। स्नोर्टिंग से इसका यूज किया जाता है कोकेन का। तो ये कौन से प्लांट से मिलती है, कहां पर इसके रिसेप्टर है, न्यूरो ट्रांसमिशन जो होते हैं ना न्यूरॉन्स के पास, वहां पर इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। किस चीज को स्लो और या फिर फास्ट करती है, कैसे उसको इनहेल किया जाता है, ये 4-5 क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लांट का नाम जरूर याद रख लेना, कौन सी ड्रग कौन से प्लांट से मिलती है, उससे क्या क्या उसके अफेक्ट है, और इफेक्ट के बाद कहां पर उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इसके रिसेप्टर कहां मिलेंगे। CNS के मिलते हैं मैक्सिमम जगह पर, एक कोकीन को छोड़ गए। कोकीन कहां पर, न्यूरो ट्रांसमिशन पर पाई जाती है। नेक्स्ट एक और इसके अंदर है बेटा टोबैको। टोबैको टोबैको के बारे में कहा जाता है लास्ट 400 ईयर से क्या है, ये हमारे साथ है, इसका यूज किया जाता है। पिछले लगभग 400 सालों से क्या है, टोबैको का यूज किया जाता है। टोबैको को जो है ना, इसको ओरली च्विंग करके भी लिया जाता, चबा कर भी, और मैक्सिमम इसको स्मोकिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो रिसेप्टर है वो कहां पर पाए जाते हैं, ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। इससे होता क्या है, कैंसर कोज होती है बेटा, इससे टोबैको से क्या कैंसर कोज होती है। और CNS को ये क्या है, स्लो डाउन कर देता है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको स्लो डाउन करता है। ये भी नींद आने स्टार्ट हो जाती है, मतलब पैसिव हो जाते हैं। इफेक्ट क्या है अब इन ड्रग्स की, अगर हम बात करें इन ड्रग्स के साथ एक अल्कोहल की, अल्कोहल क्या है, ये बनाई जाती है बेटा कार्बोहाइड्रेट का जो फ्रूट है ना, जैसे राइस है, या फिर जैसे ऑरेंज है, या फिर जैसे और ऐसी जो फ्रूट्स है ना जिनसे मिलती है, ग्रेप्स है, इन सभी से बनाई जाती है बेटा। ये बनाते कैसे हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है ना, एनएरोबिक ये बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया की नहीं तो एनएरोबिक माइक्रोब्स, जिसमें यीस्ट भी एक इंपॉर्टेंट है, बीवरेजेस यीस्ट जिसको हम बोलते हैं, उनसे क्या है, इनका इस्तेमाल करके इनके अंदर क्या कर देते हैं, एनएरोबिक जो फंजाई है यीस्ट उसको डाल देते हैं, और ये दो चीजें बनाती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा इथेनॉल। इथेनॉल का प्रोडक्शन करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। इसका जो इस्तेमाल है वो ड्रिंक करके किया जाता है, ड्रिंकिंग के साथ इसको यूज किया जाता है। ये भी हमारा जो CNS है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको स्लो करती है, स्लो डाउन कर देती है, कार्डियक डिजीज लेकर आती है, या फिर कैंसर, कार्डियक जो है ना डिजीज, हार्ट से रिलेटेड बीमारी आती है इसमें, या फिर लीवर फेलियर के चांसेस रहते हैं, लीवर फेलियर के चांसेस भी इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है इन ड्रग्स का हमारी बॉडी के ऊपर, पहला तो मौत का ही खतरा रहता है, कि इसमें क्या जल्दी जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कार्डियक डिजीज जो है ना वो ज्यादातर इसके अंदर पाई जाती हैं। हार्ट से रिलेटेड बीमारियां पाई जाती हैं, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी पाई जाती है, वाइटल्स डैमेज होते हैं इनसे, जैसे अल्कोहल से हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, स्मोकिंग से कैंसर होता है। और कैंसर जो है ना, अगर इनिशियल स्टेजेस में उसको डिटेक्ट किया जा सके तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत देर से उसका पता लगे ना, इलाज भी नहीं है बेटा उसका, तो ये डेथ थ्रेटनिंग डिजीज है। स्मोकिंग है, अल्कोहल यूज है, या फिर जो ड्रग्स हैं, कैनेबिनोइड्स ड्रग्स थी, कोकीन है, हीरोइन है, स्मैक है, चरस, गांजा, मैरिजुआना है, ये सारी की सारी ड्रग्स जो है ना लाइफ
थ्रेटनिंग डिजीज होती हैं। इनके और अफेक्ट क्या है, इनके अलावा जो है ना इंसान का जो पर्सनल स्टैंडर्ड है ना वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, ना तो वो अपनी पर्सनल हाइजीन रखता है, पर्सनल हाइजीन अफेक्ट होती है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखता बिल्कुल भी, क्लीनिंग का ध्यान नहीं रखता कि कोई कहीं पड़ा है कोई कहीं पड़ा रहता है, उसको सुबह तक याद नहीं रहता अगर शाम को उसने ड्रग्स का यूज किया है, अगले दिन फिर वो ऐसे ही, तो उसको नहाने का पता नहीं है, खाने का पता नहीं है, तो वेट जो है ना वो अफेक्ट होता है। वेट लॉस या गेन एडवर्सली, ये सिम्टम्स हैं, ये इफेक्ट्स हैं बेटा, इफेक्ट्स जो हमारी बॉडी पर पाए जाते हैं। और क्या इफेक्ट है, और इसमें है बेटा रिलेशनशिप जो है ना वो भी अफेक्ट होते हैं, अफेक्ट होते हैं, परिवार के साथ नहीं बनती, शाम को परिवार ने उसको पीट दिया, सुबह फिर जो है ना वो माफी मांगता फिरता है, तो रिलेशनशिप खराब होते हैं। ये भी इसका क्या एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है बेटा, इफेक्ट क्या चल रहा है, इफेक्ट। और ये रिलेशनशिप डैमेज होते हैं, खराब होते हैं, खराब होते हैं, खत्म भी हो जाती हैं, डेथ हो जाती है, पर्सनल हाइजीन नहीं होती, और फिर वो क्या है थेफ्ट, चोर बन जाता। चोर कैसे बनता है बेटा, क्योंकि उसको ना अब लत लग जाती है, डिपेंडेंसी हो जाती है ड्रग्स के ऊपर, और ड्रग्स का यूज करता है तो कहीं काम वो करेगा नहीं, काम करता नहीं तो पैसा उसके पास होता नहीं है, तो फिर ड्रग्स के लिए क्या करता है वो किसी न किसी चीज को चुराना स्टार्ट कर देता है, और कहां से, या तो फिर अपने फैमिली से या फ्रेंड्स, फैमिली या फ्रेंड्स के पास से क्या है छोटी मोटी चीजों को उठाना स्टार्ट कर देगा, और उससे फिर क्या है सारे के सारे जो रिलेशंस है ना वो दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं इससे, तो ये बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है इसके। नेक्स्ट अगर देखें क्या क्या कारण है बेटा इनके अब्यूज के, सबसे पहला है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या है, सहपाठियों का प्रेशर, कि दो दोस्त है, एक अगर ड्रग्स का यूज करता है ना, एक अगर मान लो स्मोकिंग करता है और दूसरा नहीं करता, तो वो उसके ऊपर प्रेशर डालता रहता है, एक बार तो ट्राई कर भाई, नहीं तू मेरा, एक बार तो भाई जरा में तू बैठेगा नहीं, ये है वो है, तो इस तरह का काफी प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर, जिससे क्या है स्मोकिंग की तरफ या फिर अल्कोहल या ड्रग्स का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। काफी सारे जो है ना जो नौजवान है आज के टाइम पर वो इसी रीजन की वजह से इनके चंगुल में फंसते हैं, ड्रग्स के अब्यूज में, अल्कोहल के अब्यूज में, क्योंकि पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कि अगर एक ग्रुप में एक बंदा यूज नहीं करता और बाकी सभी उसका यूज करते हैं, तो वो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं, या तो ग्रुप छोड़ देता है, वो ग्रुप नहीं छोड़ेगा तो वो भी उनके साथ बैठकर ये चीजें यूज करना स्टार्ट कर देता है, तो एक काफी बड़ा रीजन है ये पीयर प्रेशर। दूसरा बेटा स्ट्रेस एंड इमोशनल इशू, स्ट्रेस और इमोशनल इशू भी इसकी तरफ उसको डालते हैं, कि अगर उसको स्टडी का स्ट्रेस है इकोनॉमिकली अगर उसको किसी चीज का स्ट्रेस है, या इमोशनल कोई इशू है, जैसे कोई रिलेशन है वो खराब हो गया, ब्रेकअप हो गया, ऐसी ऐसी जो सिचुएशंस होती है ना बेटा, इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल इशू, तो उसमें क्या करता है फिर वो उसके साथी उसको सलाह देते हैं कि इस चीज का यूज कर और इससे शांति मिलेगी, फिर वो क्या करता है ड्रग्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, एल्कोहल का यूज स्टार्ट कर देता है, और एक्चुअल में उसको शांति मिलती है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, जब उसने यूज किया कुछ समय के लिए, जब तक उसकी बॉडी का, जब तक उसके ब्रेन में इस चीज का नशा रहेगा तब तक वो उसको लगेगा कि हाँ शांति मिल गई, लेकिन बाद में उससे भी ज्यादा स्ट्रेस और इमोशनल जो इश्यू है वो आते हैं। क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो अब्यूज है एल्कोहल का, ड्रग्स का, वो किया जाता है, कि क्यूरियोसिटी रहती है कि एक बार तो ट्राई करके देखना है कि होता क्या है इसमें, एक्सपेरिमेंट करके देखनी है कि इसका भी यूज करके देखें एक बार क्या है, एक बार सिरिंज का भी यूज करके देखें क्या है, स्मोकिंग करके देखें एक बार होता क्या है, इससे मजा क्या मिलता है, तो क्यूरियोसिटी है जिसकी वजह से बच्चे इसकी तरफ भागते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा घर में अगर हुक्का रखा है या कोई सिगरेट का इस्तेमाल करता है तो वो
उस सिगरेट को गिरने के बाद उठाकर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो बुजुर्ग हैं हुक्का पीते हैं, उनके बाहर जाते ही जो बच्चे हैं वो ट्राई करते हैं। वो क्यूरोसिटी है उनके अंदर, वो अलर्टनेस है, वो एक एक्सपेरिमेंटेशन है उनके अंदर कि एक बार ट्राई तो करके देखा होता क्या है। तो उससे भी लत लग सकती है। फैमिली हिस्ट्री या फिर सब्सटेंस एब्यूज, फैमिली हिस्ट्री भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, और सब्सटेंसेस एब्यूज भी, कि आसपास में जो पड़ोसी हैं उनको देखकर, या फिर फैमिली में कोई पहले ड्रग एब्यूज करता है, अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, तो उनको देखकर भी यूज करते हैं। जैसे अगर किसी के घर में हुक्का है, बुजुर्ग जो उनके दादा दादी उसका यूज करते हैं, उसका पिताजी यूज करता है, तो धीरे धीरे बच्चों को भी क्या है उसको यूज करना स्टार्ट कर ही देते हैं, क्योंकि घर में वो चीज रखी रहती है, दिखाई देती है, क्यूरोसिटी होती है, एक्सपेरिमेंटेशन करना उनको, तो ट्राई कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे पहले वो क्या छुप कर यूज करते हैं उसको, फिर जब धीरे धीरे सबको पता लग जाता है तो फिर कॉमन हो जाता है उनके लिए भी। तो ये भी एक बड़ा इश्यू है कि फैमिली हिस्ट्री अगर उस चीज से रही है तो उसकी इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये भी कितना बड़ा कारण है। अगर कोई बीमार है ना तो दवाइयां टाइम पर नहीं मिलेंगी, लेकिन ड्रग्स जो है ना, अल्कोहल जो है ना, वो आपको हर जगह मिल जाएंगी। हर गांव में स्कूल हो या ना हो, जो मेडिकल स्टोर है, मेडिकल मेडिसिन है वो हो या ना हो, मेडिकल फैसिलिटी हो या ना हो, ये चीजें अवेलेबल ना हो, लेकिन अल्कोहल और ड्रग्स बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। इसलिए इसके पीछे लोग जाते हैं। एजुकेशन जो है ना, उसको हर जगह पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसके लिए किस स्पेसिफिक प्लेसेस पर जाना पड़ेगा, और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ तक पहुंचने के लिए, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बेटा जो एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। लेकिन ये चीजें सबको मिल जाएंगी और इजीली, बिल्कुल आसानी से कहीं भी ले लो। स्मोकिंग के लिए सिगरेट वगैरह है, हर दुकान पर रखी हुई मिलेगी। दवाइयां नहीं मिलेंगी इतनी आसानी से आपको जितनी आसानी से ड्रग्स मिल जाती हैं। ये भी हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स, हमने इनके बारे में अवेयर नहीं किया जाता, बच्चों को समझाते नहीं है। एजुकेशन की कमी है ये, कि हम उनको पढ़ाते नहीं है कि इस चीज का इस्तेमाल करने से ये नुकसान होंगे, फायदे नहीं होते इन चीजों से। फायदा क्या है, क्यूरोसिटी है, एक बार यूज कर लिया तो उसके बाद अगर आपको आदत पड़ गई तो देखो कितने सारे नुकसान है। स्ट्रेस होगा कितना ज्यादा, इकोनॉमिकल इश्यू आएंगे, तुम्हारा जो इकोनॉमी है वो गड़बड़ा जाएगी। साथ में फिर क्या है, बीमारियां कितनी सारी है, कैंसर जैसी हार्मफुल डिजीज इससे हो सकती है, हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, कितनी सारी बीमारियां होती हैं इनसे। तो इसका कोई फायदा है नहीं, अवेयरनेस नहीं कर पाते हम, इसलिए इनकी तरफ जो है जाते हैं लोग। प्रिवेंशन स्ट्रेटजी क्या यूज कर सकते हैं हम, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, सबसे बड़ा रीजन है कि हम इनसे कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, कि कैसे जो नौजवान उनको ड्रग्स से दूर रख सकते हैं। वो है बेटा हमारी एजुकेशन, कि हम उनको ऐसी शिक्षा दें जिससे उनको इस चीज के बारे में पता लगे कि ड्रग्स का यूज करने से फायदा नहीं नुकसान ही ज्यादा होता है। मैक्सिमम जो है ना नौजवान जो होते हैं वो इनकी तरफ जाते हैं एजुकेशन की कमी की वजह से, क्योंकि एजुकेशन अच्छी नहीं ले पाते, समझ नहीं पाते इन चीजों को, और उनके अंदर एक ऐसा क्यूरियोसिटी रहती है कि एक बार हमने उसको इस्तेमाल करना ही करना है। और क्या है, एनकरेजिंग हेल्थी लाइफस्टाइल एंड चॉइसेस, हम क्या बच्चों को ऐसे एनकरेज नहीं कर पाते कि लाइफस्टाइल जो है ना उसको थोड़ा सा हेल्दी रखा जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखा जाए। जैसे हमारा सोशल जो मीडिया है ना, वहां पर भी आप देखते हैं मैक्सिमम चीजें जो है ना ड्रग्स की तरफ ही जाती हैं। ड्रग्स ड्रग्स को इतना प्रमोट करते हैं, हेल्दी चीजों को प्रमोट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज को प्रमोट नहीं करते, योगा को प्रमोट नहीं करते, एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते। तो हमने एनकरेज करना है युवाओं को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। स्ट्रेंथिंग फैमिली एंड पीयर सपोर्ट, स्ट्रेंथ जो है ना फैमिली की तरफ से उसको सपोर्ट मिले, सहपाठियों की तरफ से भी सपोर्ट अगर मिले ना कि इस चीज का यूज नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है, इस तरह का सिस्टम हमने बनाना चाहिए। एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट लीगल मेजरमेंट्स, जो है अच्छे कानून बनाए जाएं जिनसे क्या है इन पर रोकथाम लगाई जाए, इनको अवेलेबल ही ना कराया जाए अच्छी आसानी से। सीकिंग प्रोफेशनल गाइडेंस फॉर एट रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल का अगर आपने लग रहा है कि बहुत ज्यादा ड्रग्स का यूज करता है तो प्रोफेशनल गाइडेंस उसको दी जा सकती है। फैमिली का या सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है इसमें?
पेरेंट्स शुड एजुकेट चिल्ड्रंस अबाउट डेंजर सब्सटेंस अब्यूज। तो इनका ड्रग्स का यूज करने से क्या नुकसान है, पेरेंट्स को बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, घर पे भी उनको समझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार अगर उसने यूज कर भी लिया है तो हम उसको मारेंगे, पीटेंगे, धमकाएंगे। उसको अच्छे से आसानी से बैठकर सिंपल तरीके से समझाया जाए कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, तब जाकर उसको, या फिर स्कूल से एजुकेट किया जाए। स्कूल शुड प्रोमोट एंटी ड्रग कैंपेन्स प्रमोट करने चाहिए स्कूल के अंदर। सोसाइटी शुड सपोर्ट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। सोसाइटी में रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, नशा मुक्ति केंद्र जिसको हम बोलते हैं ना, उस तरह के प्रोग्राम बार बार चलाने चाहिए। गवर्नमेंट शुड एनफोर्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन ड्रग सेल एंड कंजप्शन। ड्रग सेल पर कंट्रोल करना चाहिए। ये अगर हो गया ना, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि अगर आपको ना बेटा ये मिलेगी ही नहीं, ड्रग्स जो है, अल्कोहल जो है, अगर वो आपको आसानी से मिले ही नहीं ना, तो फिर उसका यूज कैसे किया जाएगा। तो उनको उनके कंजप्शन पे, उनके सेलिंग पे क्या कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट ने। तो ये कुछ रीजन थे बेटा जिससे क्या है प्रिवेंशन किया जा सकता है ड्रग्स का। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट, एजुकेशन के रिगार्डिंग भी, आपके बोर्ड के रिगार्डिंग भी, और लाइफ में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाली चीजें हैं ये। तो आप भी इन चीजों से दूर रहें, किसी पीयर प्रेशर में ना आए, और ना ही कोई स्ट्रेस दूर होता है इस चीजों से, ना कोई इमोशनल सपोर्ट मिलता है कि हाँ इससे जो है ना हमारे ये सारा दुख खत्म हो जाएगा। कुछ भी खत्म नहीं होता है, दुख बढ़ता ही है, खत्म नहीं होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर कोई सपोर्ट की जरूरत है ना, इस तरह से आपको, इस तरह का कोई भी आपको आपने आसपास दिखाई देता है, तो सपोर्ट भी ले सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। हम उसको कोई ना कोई अच्छी सलाह भी देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, तो इस तरह का कैंपेन चला सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए, इन चीजों से दूर रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।